बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, खासकर देवेंद्र जी आपका। अब 2 मिनट का समय तो बहुत कम है, तो उसके आगे एक शून्य लगा लेते हैं और उसके बाद जितनी आपकी मेहरबानी होगी समय बढ़ता रहेगा। आपके इंट्रो में मनोज मुंतशिर जी ने देवा भाव शब्द का इस्तेमाल किया। अब आपको देवा भाव कहता हूं तो अजय जी का चेहरा सामने आता है। पहले तो ये परमिट कीजिए कि आपको क्या कहा जाएगा सर आज के सेशन में। आपको मैं महाराष्ट्र का सीएम देवेंद्र फडणवीस कहूं या देवा भाव कहने की इजाजत देकर के आप थोड़ी लिबर्टी देना पसंद करेंगे हमें? देखिए, जो प्यार करते हैं वो देवा भाव कह सकते हैं, बस बात खत्म। जिनको फॉर्मेलिटी निभानी है वो देवेंद्र फडणवीस या सीएम कह सकते हैं। तालियां। सर, चूँकि रियल हीरोज़ का हमारा कार्यक्रम है और बॉलीवुड यहाँ रियल हीरो ज़्यादा हैं, क्या आपके सरकार की कोई ऐसी परियोजना जिसमें रियल हीरोज़ को लेकर कुछ आप लोग कर रहे हों उनकी तलाश के लिए, इस तरह की कोई परियोजना भविष्य में? देखिए, पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा जिनको आज हमने सम्मानित किया है, और चारों जो शख्सियत जिनका सम्मान हुआ है वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। अजय देवगन जी ने एक प्रकार से जो हमारी हिंदी फिल्म है उसमें एक्शन हीरो क्या होता है ये हमको दिखाया और अब नए रूप में हमको दिखाई पड़ते हैं। अनुपम खेर जी ने तो जिस प्रकार के किरदार निभाए हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि इतना वर्सेटाइल एक्टर शायद ही हमने देखा है। पंकज त्रिपाठी जी ने तो मुझे ऐसा लगता है कि एक आभा ही बदल दी है, और जब उनको देखते हैं, उनको सुनते हैं, और जो एक शालीनता, मतलब उनकी एक्टिंग देखने के बाद शालीनता से गाली भी दी जा सकती है, ये पंकज जी ने हमको सिखाया। और शानुदा तो ऑल टाइम फेवरेट है, क्योंकि हम भी 90s वाले लोग हैं, हमारा कॉलेज का ज़माना तो 90s का है, और शानुदा ने जिस प्रकार से मोहब्बत तो हमने की थी, इजहार करना शानुदा ने सिखाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चारों लोग जो आपने चुने हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि जिन्होंने एक प्रकार से एक पाथ ब्रेकिंग इस प्रकार का काम इस इंडस्ट्री में किया, इसलिए उन चारों को मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और आपने बहुत अच्छे लोग चुने, इसलिए आपको भी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जहाँ तक हमारा सवाल है, तो हमारा लगातार ये प्रयास होता है कि हम नए नए लोगों को चुने, नए लोगों को ढूंढे। विशेष रूप से मैं जब पहली बार मुख्यमंत्री बना, उस समय मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया जो आज तक चलता है, सीएम फेलोज़। और ये प्रोग्राम ऐसा था कि जिसमें हम लोग एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट पद्धति से मात्र 11 महीनों के लिए जो हमारे देश का टैलेंट है उसको हम सीएम फेलोज़ के रूप में बुलाते हैं, उनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करने का मौका देते हैं। और मुझे बड़ा आश्चर्य भी हुआ, मुझे बहुत खुशी भी हुई कि लोगों ने 11 महीने के लिए अपनी बड़ी बड़ी जॉब्स छोड़ दी। कोई बहुत बड़ी फॉरेन बैंक में काम करता था और यहाँ पर आकर उन्होंने इतना अच्छा काम किया हमारे सीएम फेलोज़ ने, कि हमारे 2 सीएम फेलोज़ के तो जो उन्होंने जिस प्रकार का काम किया था उसको प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड मिला। तो इस प्रकार का प्रयास हम लोग अलग अलग प्रकार से करते हैं। तो हर फील्ड में जो अच्छा काम करते हैं उन लोगों को सम्मानित करना, उनको रिकॉग्नाइज करना और टैलेंट पूल तैयार करना, ये मैं ऐसा मानता हूँ कि अपने आप में बहुत ज़रूरी है, और ये सरकार हमेशा करती है। आपने देवा भाव कहने की लिबर्टी देकर के एक सवाल पूछने को मुझे उत्साहित कर दिया है। जब से आप सत्ता में आए हैं, योगी जी की तरह आपका बुलडोज़र चल रहा है, हिमंता बिस्वा शर्मा की तरह आप बांग्लादेशियों को भगा रहे हैं। मतलब आत्ता माजी सटकली स्टाइल में जिस तरीके से आप चुन चुन करके, धर पकड़ करके बाहर निकाल रहे हैं, देवा भाव ये बदला तो नहीं ले रहे हैं वोट जिहाद का किसी से आप? देखिए, हम बदले के लिए चुनकर नहीं आए, हम बदलाव के लिए चुनकर आए हैं। हमको बदलाव लाना है, और ये बदलाव हर क्षेत्र में लाना पड़ेगा। और हमारी विचारधारा राष्ट्रवाद की विचारधारा है, और राष्ट्रवाद की विचारधारा ने हमको ये सिखाया है जो विचार हमारे राष्ट्र के खिलाफ है
उसको चुन चुन कर बाहर निकालना पड़ेगा। बाकी जो राष्ट्रीय विचारों से प्रेरित होकर काम करते हैं, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी पंथ के हो और कोई भी भाषा बोलने वाले हो, उनका स्वागत ही है, उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन इस राष्ट्र का कोई विरोध करेगा और इस राष्ट्र में अराजकता तैयार हो, इस प्रकार का कोई प्रयास करेगा, तो ऐसी ताकतों को तो हम चुन चुन कर बाहर करेंगे। एक सवाल है सर, आप सीएम बने, फिर डिप्टी सीएम बने और फिर सीएम बने, लेकिन जब आप पहली बार सीएम बने, दूसरी बार भी जनता ने आपको मैंडेट दिया था सीएम बनने का, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी, आप सीएम नहीं बन सके। आपने एक लाइन कही थी, मैं समंदर हूँ लौट कर वापस आऊँगा। तो ये लाइन क्या आपने ऐसे ही फ्लो में बोल दी थी या फिर आपको यकीन था कि भाई मैं तो वापस आने वाला हूँ? देखिए, वो तो मेरा जवाब था। जिस समय पूरी मेजॉरिटी मिलने के बाद मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया और जो कुछ हुआ महाराष्ट्र ने देखा, और हमारी विधानसभा में उसके बाद एक डिबेट हुआ, और उस डिबेट में जो उस समय के रूलिंग पार्टी के सारे नेता थे, वे सारे नेता एक प्रकार से मुझे चिढ़ा भी रहे थे, अपमानित भी कर रहे थे कि कैसे आपको बाजू रख दिया, आप ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकते। पुनः ये इन पे तो पूरा एक तरह से मुझे जब सब लोग मिलकर टारगेट कर रहे थे, तो मैंने उनको जवाब दिया था कि मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर ज़रूर आऊँगा। और अब लौटे और बहा दिया। ईश्वर की कृपा है, लौटे तो सुनामी के साथ लौटे। वही मैं कह रहा था, समंदर नहीं आया, हाई टाइड आ गया, आपने सुनामी कह दिया उसको। आप सीएम बनने के बाद उद्धव ठाकरे जी से मिलने भी गए थे, वो तस्वीरें हमने अपने चैनल पर दिखाई भी थी। वो मुझे मिलने आए थे, मैं नहीं मिलने गया था। वो आप मुझे मिलने आए थे। मैं आपसे खैर इस बारे में सवाल ही नहीं पूछ रहा, मैं तो सवाल ये पूछ रहा हूँ कि सीएम बनने के बाद आपने ऐसा क्या कर दिया कि उद्धव ठाकरे आपकी तारीफ कर रहे हैं, आदित्य ठाकरे आपकी तारीफ कर रहे हैं, और तो और संजय राउत आपकी तारीफ कर रहे हैं। तालियां भी बजा सकते हैं आप। देखिए, कुछ तारीफ़ें ऐसी होती है कि जिससे हमेशा बचना चाहिए। अगर आपने इन तारीफ़ों को तारीफ़ समझ लिया तो आपका नाम तारीख में दर्ज होता है। इसलिए ऐसी तारीफ़ें होती है, उसको छोड़ देना चाहिए। अगला सवाल वही है सर कि क्या ये तारीफ जो है, आपके जो सहयोगी हैं उस तारीफ से असहज तो नहीं हो रहे, या फिर ये प्लानिंग के तहत तारीफ की जा रही है, एक साथ सब कर रहे हैं इसमें? राजनीति में ऐसा ही होता है, उनको असहज करने के लिए ये तारीफ चल रही है। लेकिन मेरे जो साथी हैं वो भी राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी है, उन्होंने भी राजनीति बहुत पास से देखी है, तो मुझे लगता नहीं है कि किसी प्रकार की असहजता उनमें तैयार होगी। अभी और कुछ हासिल करना है सर बड़ा? देखिए, हम राजनीति में कुछ हासिल करने के लिए नहीं आए, हमारे लिए राजनीति एक मिशन है। क्योंकि जिन विचारों से हम तैयार हुए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में मैंने अपने जीवन की शुरुआत की, और मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक ही चीज़ सिखाई, और वो चीज़ है राष्ट्र प्रथम। अपने देश की सेवा करना, अपने समाज की सेवा करना और सेल्फलेसली करना, ये एक मंत्र मुझे बचपन से मिला है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि कुछ हासिल करना ये राजनीति का उद्देश्य नहीं है। हम लोगों ने तो संघ के गीत में सुना है, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। तो इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कुछ हासिल करना नहीं है। जो मिला है ये पद नहीं है, ये जिम्मेवारी है। इस जिम्मेवारी को ठीक से निभाना, यही अब हमको हासिल करना है। अच्छा देवा भाव, वैसे मैं आपको बताऊं कि राजनीति में हमने कई लोगों को फाइट करते ज़्यादा देखा है, फाइट बैक करते कम देखा है। आप उनमें से एक हैं, और नतीजा ये है कि आपको अब लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में भी देख रहे हैं। मतलब एक फहरिस्त है जिसमें हेमंता बिस्वा शर्मा भी हैं, योगी आदित्यनाथ भी हैं, नितिन गडकरी भी हैं, उसमें अब आपका भी नाम लिया जाता है। देखिए, मैं उत्तराधिकारी के किसी लिस्ट में नहीं हूँ, लेकिन जिन विचारों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं, उन विचारों का उत्तराधिकारी मैं हूँ,
रहूंगा और जिंदगी भर उसके लिए काम करूंगा। आपकी मौजूदगी में विरोधी भी बोल रहे हैं सर, पूछ रहा था केंद्र की राजनीति की रेस में अगर आपका नाम आता है, अग्रणी रूप से आता है। अरे भाई अभी अभी तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाओ यार, रहने दो 5 साल यहीं पर, क्यों भेजना चाहते हो? लाडली बहन योजना का इसमें कितना योगदान रहा? सर कहते हैं कि लाडली बहन योजना शिंदे साहब शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन अजीत पवार उसके फेवर में नहीं थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, पैसा कहाँ से आएगा, ये सारी बातें हो रही थी, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं देखिए, ऐसी बात नहीं है। लाडली बहन योजना हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने जो मध्य प्रदेश में शुरू की और वो बड़ी सक्सेसफुल हुई, और उसी की तर्ज पर हमारे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे जी ने उस समय निर्णय किया कि महाराष्ट्र में भी इसको शुरू करेंगे। तो उन्होंने मुझे और अजीत दादा को निमंत्रण दिया, हम तीनों ने मंत्रणा की और हमने एक मत से ये निर्णय किया कि हम इस योजना को शुरू करेंगे। और ये निश्चित है कि हमारी लाडली बहनों ने हमको बहुत समर्थन दिया। जहाँ लाडली बहनों का समर्थन हमको मिला, उसके साथ साथ इस चुनाव का वाटरशेड मूवमेंट जिसको कह सकते हैं, टर्निंग पॉइंट जिसको कह सकते हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो नारा था, एक है तो सेफ है, ये नारा एक प्रकार से टर्निंग पॉइंट इस चुनाव का हुआ और लोगों ने उस नारे को इतना रिस्पॉन्ड किया कि उस नारे ने महाराष्ट्र में सुनामी लागी। एक चीज आपने, क्योंकि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे की बात की, आपको नहीं लगता कि विपक्ष का भी ये कहना था कि बीजेपी बट गई दो नारों में, बटोगे तो कटोगे या एक रहोगे तो सेफ रहोगे? योगी जी महाराष्ट्र में आके कह गए बटोगे तो कटोगे, अजीत दादा ने भी उसका विरोध किया कि हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन जब जीत मिली तो आपने कहा एक रहोगे तो सेफ रहोगे की वजह से मिली। तो किस नारे का योगदान रहा है? देखिए, दोनों चीज़ें एक ही है। जैसे हम कहते हैं कि पानी का गिलास आधा खाली है या आधा भरा है, बटेंगे तो कटेंगे का अर्थ ये है कि पानी का गिलास आधा खाली है, एक है तो सेफ है का अर्थ है पानी का गिलास आधा भरा हुआ है। तो एक पॉजिटिव चीज़, अब दोनों की अपनी स्टाइल है। योगी जी की अपनी स्टाइल है, उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे कहा। योगी जी एक बहुत फायरी इस प्रकार के नेता है, लेकिन उसका भी अर्थ यही था कि बटना नहीं है, साथ में रहना है। और देखिए, मुझे कभी कभी ध्यान में नहीं आता कि इस नारे से इतनी जलन क्यों है लोगों को। अरे भाई, कोई भी नेता अगर लोगों को कहता है बटिए मत, साथ में आ जाइए, वो ये नहीं कर रहे बटिए बटिए बटिए, उससे हमको चिढ़ होनी चाहिए, उससे हमको दुख होना चाहिए, कोई बांटने की कोशिश कर रहा है। कोई नेता अगर हमको साथ में आने की बात कर रहा है, और वही मंत्र प्रधानमंत्री जी ने दिया कि हम लोग एक है तो सेफ है। इस देश में भाषा के, प्रांत के या जाति के या पंथ के आधार पर अगर हम लोग बढ़ गए, तो हमने इतिहास में भी देखा है, जब जब इस प्रकार से हमारा समाज बटा तो हमारा देश बटा। इसलिए हम जब तक एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मुझे लगता है ये नारा बिल्कुल सही था, लोगों ने उसको सही समझा और लोगों ने उसके ऊपर वोट किया। वोट जिहाद एक बड़ा मुद्दा रहा। आपने अपने भाषणों में कई जगहों पे कहा, और आपने ये कहा कि अब वोट जिहाद के खिलाफ हम धर्म युद्ध करेंगे। आपको नहीं लगता कि 2024 का जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव रहा, ये ध्रुवीकरण के लिए याद किया जाएगा? देखिए, ध्रुवीकरण का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जिस समय कोई एक व्यक्ति इस प्रकार की बात कहता है, या उलेमाओं का एक बोर्ड 17 मांगे ये कांग्रेस, शरद पवार जी की पार्टी, ठाकरे जी की पार्टी के सामने रखते हैं, और इन मांगों में ऐसी ऐसी मांगे होती है जिसमें एक मांग ये भी होती है कि 2012 से लेकर 2024 तक जितने महाराष्ट्र में दंगे हुए, उन दंगों में जितने मुस्लिम आरोपी हैं उनको छोड़ दिया जाए। और इस प्रकार की मांग के ऊपर जब ये तीनों पार्टियां रिस्पॉन्ड करती है और कहती है हम इसका ज़रूर विचार करेंगे, और एक लिखित पत्र भी उनको देती है, और उसके बाद उनके नुमाइंदे के रूप में सज्जाद नोमानी एक प्रकार से लोगों को अपील करते हैं कि वोट जिहाद कीजिए और बीजेपी को हराइए। तो अब अगर कोई वोट जिहाद की बात करेगा तो हम तो वोटों के धर्म युद्ध की बात करेंगे, हम कैसे चुप रहेंगे? अगर कोई जिहाद की बात करता है तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा। इसलिए हमने ये कहा
कि अगर कोई इसको पोलराइज करने का काम कर रहा है, कोई वोट जिहाद की बात कर रहा है, तो वोटों का धर्म युद्ध कीजिए। देखिए धर्म युद्ध क्या होता है? धर्म युद्ध हमारी संस्कृति में एक ऐसा युद्ध है, हम तो कहते हैं कि जहाँ धर्म है वहाँ जय है, और जहाँ सत्य है वहाँ धर्म है, और जहाँ सत्य है वहाँ जय है। तो इसलिए हमने धर्म युद्ध की बात की। इसमें कोई पोलराइजेशन नहीं था, एक जवाब था, और वो जवाब लोगों ने दिया। जिसे आप धर्म युद्ध कह रहे हैं, वोट जिहाद के खिलाफ, आपके उस धर्म युद्ध को विपक्षी पार्टियां ईवीएम में छेड़छाड़ कहती हैं। देखिए अब मुझे टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ही विपक्ष को कह दिया, आप जब हारते हो तो ईवीएम का नाम लेते हो, आप जब जीतते हो तो लोकतंत्र का नाम लेते हो। ये जब जीतते हैं तो लोकतंत्र जीतता है, और ये जब हारते हैं तो ईवीएम जीतता है। मैं इनको इतना ही कहना चाहता हूँ कि धूल इनके चेहरे पर है, ये आईना पोंछते हैं, एक बार अपना चेहरा पोंछ कर देख ले तो मुझे लगता है कि इनके ध्यान में आएगा कि ये क्यों हारते हैं। सर आपने 100 दिनों का एक प्लान बनाया है, सारे मंत्रियों को, उनके विभागों को 100 दिनों का एक खाका तैयार करने बोला है। क्या प्लानिंग है सर आपकी, खासतौर पे अगर हम आपके पास जो सबसे महत्वपूर्ण खाता है गृह मंत्रालय का? देखिए मूल रूप से कोई भी सरकार की जो दिशा तय होती है वो पहले 100 दिनों में तैयार होती है। इसलिए मैंने हर विभाग की बैठक करके उनको ये कहा कि आप 2 प्रकार के प्लान बनाएंगे। पहला 100 दिन का प्लान, जिसमें 100 दिन में आप क्या अचीव कर सकते हो ये हमको बताइए, और दूसरा एक लॉन्ग टर्म प्लान। तो 100 दिन के प्लान में हर विभाग ने अपने टारगेट्स तय किए हैं। देखिए ये जो सरकार होती है ना, ये इसी प्रकार से चलती है, मिशन मोड पर। आप अगर मिशन दोगे तो सरकार चलती है, आप अगर मिशन नहीं दोगे तो ऐसा हाथी है जो खड़ा भी नहीं होता और हिलता भी नहीं है। तो इनको मैंने मिशन दिया है, और उसके साथ साथ एक मैंने 7 पॉइंट प्रोग्राम दिया है। जो 7 पॉइंट प्रोग्राम हर विभाग के हर ऑफिस में उस प्रोग्राम को कार्यान्वित किया जाएगा, जिसमें बहुत छोटी छोटी बातें मैंने कही है। ये जो 7 पॉइंट प्रोग्राम है, इसमें मैंने कहा है कि उस ऑफिस की सफाई होनी चाहिए, उसमें जितने पुराने कागजात हैं ये सारे कागजात आपने निकाल कर फेंकने। कम से कम 2 चीज़ें हर ऑफिस ने ये करनी है कि जिसमें ईज ऑफ लिविंग आए। इसका मतलब उस ऑफिस में लोग जिन कारणों से आते हैं, ऐसी जो सबसे महत्वपूर्ण 2 चीज़ें हैं, वो 2 चीज़ों को हम इस प्रकार से तैयार करें, या इस प्रकार से उसकी कार्यपद्धति को तैयार करें कि आने वाले व्यक्ति को वापस चक्कर न लगाना पड़े, उसको ईज़ ऑफ लिविंग मिले। इसके साथ साथ मैंने उनको ये कहा है कि जो हमारे अधिकारी है, वो अधिकारी अपने बैठने का समय, लोगों से मिलने का, ये तय करे कि इस समय कोई भी आएगा तो मैं मिलूंगा ही, और उसको एक बोर्ड लगाकर वहाँ पर लिखे कि आप 2 बजे से 4 बजे के बीच जो आएगा मैं उसको मिलूंगा। इस प्रकार की 7 बहुत सिंपल चीज़ें मैंने दी है, लेकिन ये सिंपल चीज़ें लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने वाली चीज़ें हैं। एक हम रिपोर्ट भी प्रकाशित करेंगे कि 100 दिन के लिए हमने क्या तय किया था और उसमें से हमने क्या अचीव किया। तो इससे हमारी सरकार में ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, हमारी सरकार में एफिशिएंसी भी आएगी, और एक जिसको हम लोकाभिमुखता कहते हैं, वो लोकाभिमुखता भी हमारी सरकार में आएगी। ठीक है। देवेंद्र जी, आप न्यूज़ चैनल देखते होंगे। हमारे न्यूज़ चैनल्स पर कुछ एक्सपर्ट्स बैठते हैं जिनको हम पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं या राजनीतिक मामलों का जानकार कहते हैं। उनके द्वारा एक अटकल थी, उस पर भी विराम लगा दीजिए अब आज जब आप बैठे ही हैं। तो जब क्लियर मैंडेट के बाद भी सीएम बनने में देर हो रही थी, तो राजनीतिक विश्लेषक बता रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस को ऑफर दिया जा रहा है कि वो आएँ और केंद्र की राजनीति में अहम भूमिका निभाएं, मंत्री बन जाएं। कुछ राजनीतिक एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि देवा भाऊ को ये ऑफर दिया गया है कि वो बीजेपी के अध्यक्ष बन जाएं। क्या ये सच है? देखिए, पहली बात तो आपको ये भ्रांति है कि आप जिनको बुलाते हो एक्सपर्ट है। इस भ्रांति को दिमाग से निकाल दीजिए। देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। आपने साबित किया है कि महाराष्ट्र में रियल हीरो आप हैं, अपनी पार्टी के लिए रियल हीरो आप हैं, और यही इंस्टिंक्ट, यही जज्बा जिसके अंदर होता है, उसी को हम रियल हीरोज़ कहते हैं। अपने व्यस्त समय में से आपने रियल हीरोज़ के लिए, जी मीडिया के लिए समय निकाला। आपका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। थैंक यू। जी मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद।